Guys, good evening. See, we continue with chapter 2 in social science, that is your First World War and Russian Revolution. आप अभी से ही याद रखो, कल भी मैंने कहा था रशियन रेवोल्यूशन इज़ ऑल्सो नोन एज बॉल्शेविक रेवोल्यूशन. ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन इज़ ऑल्सो नोन एज, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बुक में है ही वैसे, लेकिन आप ध्यान रखो आगे के टॉपिक में है आपको. देखो, कल हमने कॉलोनियलिज़म के बारे में देखा था कि जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर रही थी, उसे कॉलोनियलिज्म हम लोग जनरली बोलते हैं. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स दैट कॉस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. किन किन फैक्टर्स, किन किन चीज़ों की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ऐसी क्या चीज़ें थी. बहुत इंटरेस्टिंग है. देखो, हिस्ट्री है, मतलब हिस्ट्री ऐसा नहीं समझने का हिस्ट्री बोरिंग ही होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है. एक कहानी की तरह उसको समझो. ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा आपको. तो यहाँ पे आपको फैक्टर्स नोट करते हैं. देखो, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर could be considered as one of the most heartbreaking and unforgettable events of the modern world. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है बहुत ही निर्दयी, हार्ट ब्रेकिंग, मतलब एकदम वो चीज़ की घटना जब याद आती है किसी को भी, ठीक है, मतलब हमने तो देखी भी नहीं है, हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, तो हकीकत में कैसी हुई होगी. तो ये जो इतिहास का एक हार्ट ब्रेकिंग, और इसको भूल नहीं सकता कोई भी. ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कोई इस घटना को, इस इंसिडेंट को हम भुला नहीं सकते. सी, मैनी फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. कोई एक फैक्टर नहीं था, कोई एक वजह नहीं थी, इसके बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये हुआ था. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगैन ऑन 1 अगस्त 1914. ठीक है, 1914 टू 1918, 1914 से लेके 1918 तक चला था एक्चुअली. Germany had defeated France in a sudden war, because of which France had to sign the Frankfurt Treaty in 1871, according to which France had to pay a war fine as well as give away 2 of its provinces, Lorraine and Alsace. अब यहाँ पे बोला गया है कि जर्मनी ने सदर्न वॉर हुई थी, ठीक है, या सीदान वॉर हुई थी बोल सकते हो, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है. सीदान वॉर में जर्मनी ने फ्रांस को हराया था और फ्रांस को फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, ट्रीटी का मतलब होता है एग्रीमेंट, ट्रीटी का मतलब होता है फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, एक ट्रीटी थी, एक एग्रीमेंट थी, वो साइन करनी पड़ी 1871 में. ठीक है, और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग फ्रांस को फाइन पे करना पड़ा, बहुत सारा पैसा देना पड़ा. ठीक है, और उसके साथ ही फ्रांस को अपने 2 मेन इलाके, एरिया, प्रोविंसेस, लॉरेंस एंड एल्जास, इसको बोलते हैं एल्जास क्योंकि उस समय के वर्ड्स हैं, जर्मनी, रशिया, वहाँ के प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाते हैं. लॉरेन, सर लॉरेंस बोला ना, लॉरेन है. ठीक है, लोरेन भी बोलते हैं इसको, लॉ भी बोलते हैं, लोरेन भी बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, ब्रिटिश अलग बताएगा, अमेरिकन अलग बताएगा. और ये जो आपको एल्सास दिख रहा है, ये सास नहीं है, जाज है, जेड आए, मतलब प्रोनाउंसिएशन में जेड आता है इसके. अकॉर्डिंग टू विच फ्रांस हैड नॉट बीन एबल टू ओवरकम दिस ह्यूमिलिएशन. ह्यूमिलिएशन मतलब इंसल्ट, क्योंकि जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया. फ्रांस को हराने के बाद ज़बरदस्ती फ्रांस को ट्रीटी साइन करनी पड़ी और वॉर फाइन भी पे करना पड़ा, वो भी ज़बरदस्ती पे करना पड़ा, और उसको अपने जो मेन 2 इलाके हैं वो देने पड़े. अब फ्रांस को ये हार बर्दाश्त नहीं हुई, ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई. ठीक है, ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है इंसल्ट. Thus the Frankfurt Treaty itself was the cause of the First World War. तो जो फ्रैंकफर्ट ट्रीटी था वही एक तरह से कॉज था, वही एक रीज़न था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, वो वन ऑफ द रीज़न था. खाली ये एक ही रीज़न नहीं था कि जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में खाली कोई 2 कंट्री नहीं थी भाई, बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व थी. द एंड ऑफ अ वॉर सोड द सीड्स ऑफ द फ्यूचर वॉर. तो इनके बीच की जो वॉर एंड हुई फ्रांस और जर्मनी के बीच में, लेकिन वो वॉर जो है वो फ्यूचर वॉर के कहीं ना कहीं सीड्स जो है, हम बोलते हैं ना, बीज बो के गया. मतलब ये जो अभी इनके बीच की वॉर तो ख़त्म हो गई, लेकिन एक तरह से क्या हुआ, एक तरह से जो फ्यूचर वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, ठीक है, उसका फैक्टर क्रिएट करके गया, क्योंकि उनकी जो इंसल्ट हुई थी, जो ह्यूमिलिएशन हुआ था उनका, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ. आज देखो, तुम्हारे यहाँ पे कोई गन रखेगा या चाकू रखेगा तो तुमको जेब में से पैसा निकाल के, लेकिन वो तुम्हारी इंसल्ट तो है एक तरह से, वो इंसल्ट तुम मन में रखोगे. अगर तुम डर गए तो ठीक है,
लेकिन अगर तुम डरते नहीं हो, तुम्हारे साथ भी कोई पावरफुल लोग आ गए और तुम डरते नहीं हो, तो तुम उसका बदला लोगे। तो वो पे जब जर्मनी ने फ्रांस को हराया और उसको ट्रीटी साइन करवाई, फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, ठीक है, वो उनके लिए एक हार तो थी लेकिन एक इंसल्ट भी था। और उनके जो 2 मेन इलाके, जो प्रोविंसेस उनको देने पड़े, उससे ज़्यादा उनकी ह्यूमिलिएशन हुई। तो ये जो वॉर चल रहा था वो तो ख़त्म हो गया उनके बीच में, लेकिन इस वॉर की वजह से उनके मन में वो ह्यूमिलिएशन रह गया। जैसे आपका 4 लोगों के बीच में इंसल्ट होता है तो आपके दिमाग में रह जाता है, मैं बदला लूँगा, अभी तो मैं भी मारूंगा, मैं भी बदला लूँगा। तो वही चीज़ हो रही। और वो फ्यूचर वॉर, मतलब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है, समझ में आया? Now guys, see economic factors, आपके यहाँ पे 6 फैक्टर्स दे रखे हैं, चालू कर देता हूँ बाद में, यहाँ पे ध्यान दो। See, England had established its vast empire in Asia and Africa in the 19th century, जो हमने देखा कि कॉलोनियलिज्म जो कर रहे थे, इंग्लैंड ने अपना बहुत बड़ा साम्राज्य, वास्ट एम्पायर एशिया और अफ्रीका में स्टैब्लिश किया 19th सेंचुरी में। इट एक्सप्लॉयटेड इट्स कॉलोनीज इकोनॉमिकली एंड बिकेम रिच। इंग्लैंड ने क्या किया, एशिया और अफ्रीका को पूरी तरह से एक्सप्लॉयट कर दिया, मतलब वहाँ की सारी चीज़ें यूज़ कर करके उसको खोखला कर दिया एक तरह से, और ख़ुद को रिच कर दिया ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्विफ्ट कॉलोनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको पता है, इंडस्ट्रीज ज़्यादा होना, और स्विफ्ट का मतलब, स्विफ्ट गाड़ी आती है ना, तो स्विफ्ट का मतलब क्या होता है पता है? फास्ट। स्विफ्ट का मतलब होता है फास्ट। तो फास्ट कॉलोनाइजेशन मतलब वही अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करते जा रहे थे, ठीक है। यूरोप रिक्वायर्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब बट ऑब्वियस है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और कॉलोनाइजेशन, धीरे धीरे हम अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करते जा रहे थे, ठीक है। उसके लिए अब क्या हो रहा है कि हमारी इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है, तो हमको रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, कच्चा माल तो चाहिए। In the last quarter of the 19th century, Germany had started the competition to procure the markets in Asia and Africa. तो बोला गया 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर मतलब समझते हो, लास्ट के 25 साल, उस 100 साल होता है, पूरा सेंचुरी में 100 साल होते हैं, तो लास्ट के जो 25 ईयर्स हैं, 75 से लेके 100 तक, उसको लास्ट क्वार्टर बोला जाता है। तो बोला गया है कि 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में जर्मनी ने कंपटीशन स्टार्ट कर दिया, हैड स्टार्टेड द कंपटीशन टू प्रोक्योर द मार्केट्स इन एशिया एंड अफ्रीका। पहले तो इंग्लैंड का कब्जा था, अब जर्मनी ने भी एशिया और अफ्रीका के मार्केट पे कब्जा करने लगा, मतलब जर्मनी का बिजनेस अच्छा चलने लगा, ठीक है। जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड्स इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड एंड फ्रांस। जर्मनी ने क्या किया, इंग्लैंड और फ्रांस के कंपैरिजन में सस्ते गुड्स जो है मार्केट में बेचने लगा। देखो मैं आपको इसका सेम किस्सा सुनाता हूँ। मैं आई थिंक 6th या 7th स्टैंडर्ड में था, तब मैं यहाँ पे 4B में पीछे रहता था, और बहुत भूख लगती थी, शाम को खाने की आदत थी, कचरा खाने की आदत। लेकिन यहाँ पे आप 4 रास्ते संतोषी माँ के मंदिर के यहाँ पे देखते हो कि सारे नाश्ते वाले हैं, लेकिन अब दूर से आने का रोज़। तो हमारे यहाँ पे एक कचौरी वाला स्टार्ट हुआ था, और मार्केट में उस समय 5 रुपये की कचौरी मिलती थी, और वो कचौरी वाला स्टार्ट हुआ। मार्केट में छोटी कचौरी मिलती थी, वो कचौरी वाला इतनी बड़ी कचौरी, अंदर आलू सेव वे वो खाओ एक तो पेट भर जाए मस्त। भाई साहब ने 3 रुपये में बेचना चालू की थी। हम इतना दूर से वहाँ तक जाएं, 5 रुपये की कचौरी खाएं और छोटी, और उसके बाद देखते रहें भाई दूसरी खा नहीं सकेंगे, पैसा था नहीं इतना। लेकिन यहाँ पे भाई साहब इतनी बड़ी कचौरी, और तो उसने मार्केट कैप्चर कैसे किया? एक तो आसपास के लोग दूर नहीं जाना पड़ रहा था, बड़ी कचौरी, साइज़ बड़ी कचौरी, और 3 रुपये की कचौरी सस्ती। तो जर्मनी ने क्या किया, मार्केट में सस्ते गुड्स बेचना चालू किए कंपैरिजन टू, और आपको सेम क्वालिटी का गुड्स मिलेगा। आपको आईफोन प्रो 15 प्रो जो 1,27,000 का मिलता है, वो आपको 50,000 में मिल जाए तो, और सेम क्वालिटी हो, कोई फ़र्क नहीं है, तो आप 50,000 में ही खरीदोगे ना भाई। सीधी सी बात है, अगर आपको क्वालिटी सेम मिल रही है तो फिर क्या है, तो आप वही प्रोडक्ट लोगे। तो यहाँ पे वही हो रहा है, जर्मनी एशिया और अफ्रीका के मार्केट को कैप्चर इसलिए कर लिया, कैप्चर मतलब कब्जा कर लिया, कब्जा मतलब वैसा वाला कब्जा नहीं, भाई मार्केट में मेरा दबदबा चल रहा है। जैसे अगर पूरे आदिपुर गांधीधाम में सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पे मेरे पास आए हैं, तो मैं बोलूँगा उसको मैंने मार्केट कैप्चर कर लिया। क्या कर लिया उसको? कैप्चर अभी कब्जा थोड़ी कर लिया मैंने, लेकिन मेरे यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ बिक रही है। अब यहाँ पे तो कोई बेचने के लिए नहीं है, लेकिन मेरी मार्केट अच्छी चल रही है, उसको बोलते हैं मार्केट कैप्चर करना। समझ में आया?
The Afro-Asian markets that England and France dominated were thus broken up by Germany. जो एफ्रो एशियन मार्केट मतलब एफ्रो एशियन मतलब अफ्रीका और एशियन की जो मार्केट थी जिस पे दबदबा था किसका, इंग्लैंड और फ्रांस का, इंग्लैंड और फ्रांस का दबदबा था। डोमिनेटेड मतलब जिनका राज चलता था, राज मतलब वैसा राज नहीं लेकिन मार्केट में उनकी दुकान नहीं थी। लेकिन जर्मनी की दुकान खुलने पर क्या हुआ, उनका मार्केट टूट गया पूरा का पूरा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली इसका रिजल्ट क्या आया, देयर वॉज एन इंटेंस इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन बिटवीन जर्मनी एंड इंग्लैंड। अब यहाँ पे इंटेंस मतलब बहुत तेज कंपटीशन जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में चालू हो गई। कौन सी, इकोनॉमिक कंपटीशन, मतलब खाली पैसे की कंपटीशन, कोई झगड़ा नहीं हो रहा था उनके बीच में, ठीक है। फिर है मिलिटरिज्म। मिलिटरिज्म का मतलब होता है मिलिट्री की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। हर कंट्री अपने आप को अपनी सिक्योरिटी के बहाने अपनी मिलिट्री को इंक्रीज कर रही थी। और बहाना, यहाँ पे बहाने का वर्ड क्या है, प्रिटेक्स्ट। अंडर द प्रिटेक्स्ट की अपने आप को सिक्योर करने की वजह से अगर मैं मेरे घर के बाहर 10 कमांडो खड़ा कर देता हूँ तो बोलेंगे अरे यार 10 कमांडो क्यों, मुझे 10 कमांडो की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने 10 कमांडो, लेकिन मैं बहाना क्या दूंगा, सिक्योरिटी। तो हर कंट्री अपनी मिलिट्री को इंक्रीज कर रही थी। See, military force was necessary and important for the competition that the European nations got into for expansion. देखो मिलिट्री फोर्स बहुत ज़रूरी थी। आप अपना जो कॉलोनियलिज्म कर रहे हो, आप अपना मार्केट एक्सपेंड, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करते जा रहे हो, मिलिट्री चाहिए भाई। आपको मार्केट में कंपटीशन में रहना है तब भी मिलिट्री चाहिए, पावर चाहिए आपको एक्सपेंशन के लिए। England, France, Austria and Russia had begun expanding their military power, while in countries like Japan, Italy, Germany, compulsory military training had started. और उन कंट्रीज़ में रशिया वगैरह ने अपनी मिलिट्री का पावर एक्सपेंड किया और जापान जैसी कंट्रीज़, जापान, इटली, जर्मनी, उन्होंने कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग, आप देखते हो ना बाहर के स्कूलों में ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी होती है बहुत सारे। जापान वगैरह में वो लोग कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं स्कूल्स के अंदर। जैसे आपका स्पोर्ट्स पीरियड होता है, पीटी पीरियड होता है, उनका मिलिट्री पीरियड होता है भी, ट्रेनिंग देते हैं पूरी तरह से ताकि बच्चा मजबूत बने। प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स वॉज इंक्रीज्ड अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, क्योंकि मिलिट्री बनी, मिलिट्री को क्या चाहिए, वेपन तो चाहिए, लड़ने के लिए आपके हाथ से थोड़ी लड़ने वाले हो भाई, आपको वेपन्स चाहिए, आर्म्स चाहिए, हथियार चाहिए। तो हथियार क्योंकि हथियार आप एक लेवल से ज़्यादा बना रहे हो तो आपके ऊपर एक्शन आएगा भाई, क्यों बना रहे हो इतना हथियार, तो आपने क्या बहाना दिया, सेल्फ डिफेंस के लिए, ठीक है। Thus, militarism got an impetus and military competition added to economic competition created a serious atmosphere of war. तो क्या हुआ, आपका ऑलरेडी इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में इकोनॉमिक कंपटीशन तो चल ही रहा था, मार्केट को लेके कंपटीशन तो चल ही रहा था। अब क्या कंपटीशन आ गया, साथ ही साथ यहाँ पे जो वेपन्स बनाने का, मिलिट्री का कंपटीशन आ गया कि हर एक कंट्री अपनी मिलिट्री इंक्रीज कर रही है। तो ये एक जो एटमॉस्फेयर आ गया ना, अभी तक वॉर चालू नहीं हुआ है लेकिन भाई मार्केट में इकोनॉमिक पैसों की कंपटीशन आ गई। अब वो मिलिट्री लेके खड़े हैं, मैं मिलिट्री लेके खड़ा हूँ, वो वेपन के साथ खड़े हैं, हम लोग वेपन के साथ खड़े हैं, तो ये कैसा एटमॉस्फेयर हो जाएगा। बस खाली किसी एक जगह से गोली चलने की देर है तो दूसरी जगह से भी चालू हो जाएगी, मतलब एक सीरियस एटमॉस्फेयर बन गया वॉर का। वॉर अभी तक चालू नहीं हुआ है। फिर है ग्रुपिज्म, दैट इज अ सीक्रेट ट्रीटीज, ठीक है। ग्रुपिज्म that is a secret treaties. See, groupism and secret treaties played a major role in the First World War. The World War was divided into two groups before the First World War. Groupism का मतलब वही है कि ग्रुप्स बन गए, ठीक है। एलाइड और एक्सिस ग्रुप था, दो तरह के ग्रुप थे, एलाइड और एक्सिस। एक तरफ जर्मनी था, एक तरफ इंग्लैंड और फ्रांस और ये सब रशिया वगैरह थे, ठीक है। On one side was the group of Germany, Austria, Hungary, Bulgaria and Turkey, while on the other side was the group of England, France, Russia and Japan. A feeling of jealousy, enmity मतलब वही enemy, दुश्मनी, mistrust, fear, hatred evolved between the groups, which was an important factor of the. तो दो ग्रुप बट गए। जब आपने देखा है, हमेशा जब ग्रुप बनता है, पिक्चरों में भी आपने देखा है, गैंग्स बनती है, ग्रुप्स बनते हैं, तो क्या होता है, एक मिसट्रस्ट, फियर, ठीक है, एक जेलेसी आ जाती है। आप जब दो टीमें खेलती है आपस में, चलो आजकल तो टीम एक दूसरे के साथ समझौता करके खेलती है, नहीं तो टीम जब अलग अलग टीम होती थी, ठीक है, तो एक जेलेसी और ये सब फैक्टर बीच में आ ही जाते थे। फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म, अब फियर्स नेशनलिज्म मतलब एकदम खूंखार देशभक्ति, भाई हम हमारे देश को लेके एकदम बहुत सीरियस है,
ठीक है, फियर्स नेशनलिज्म सबके मन में आ रहा था, भाई हमारा देश ही हमारा देश है, दूसरे का हमारे लिए कुछ नहीं है ऐसा। The independence of Belgium and Greece and the unification of Germany and Italy were the result of nationalism. जर्मनी और इटली एक साथ हो गए, यूनिफाइड हो गए। But later the feeling of nationalism took an extreme and narrow form in Europe. Economic jealousies, competitions, colonialism in Europe had increased so much that the national interest of each other began to clash. मतलब देखो हर बंदा, हर कम्युनिटी, हर कंट्री अपने नेशन को लेके बैठी थी, लेकिन अब क्या है, दूसरे का नेशन हमको बीच में आने लगा था, क्योंकि क्या हो रहा था, इकोनॉमिक कंपटीशन आ गई थी मार्केट में, मिलिट्री कॉलोनियलिज्म सब आ गया था। तो अब क्या है कि जो हमसे आगे निकल गया वो हमारे बीच में लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है भाई वो हमारे बीच में आ रहा है, ठीक है, क्लैश होने लगा, एक दूसरे की देशभक्ति दिखने लगी कि भाई वो तो अपने देश को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, ठीक है, तो सब एक दूसरे के बीच में आने लगे, क्लैश होने लगे। लीडिंग यूरोपियन नेशंस बिगेन टीचिंग एक्सट्रीम एंड डिस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म टू इट्स पीपल। तो जितने भी यूरोपियन नेशंस थे, जो बड़े बड़े यूरोपियन नेशंस थे जिनकी बात लोग मानते थे, वो लोगों को क्या सिखा रहे थे, सिर्फ देशभक्ति, अपने देश के बारे में सब कुछ सिखा रहे थे कि हमारा देश ही सब कुछ है भाई। लव फॉर ओन नेशन एंड हेट्रेड फॉर द अदर नेशन वॉज एंकरेज। क्या लोगों को सिखाया जा रहा था, प्रोवोक किया जा रहा था, भड़काया जा रहा था, उकसाया जा रहा था, प्रोवोक किया जा रहा था। क्या प्रोवोक किया जा रहा था, उनके दिमाग में ये डाला जा रहा था भाई हमारा देश ही सब कुछ है, अपने देश के लिए प्यार, दूसरों के लिए नफरत, ठीक है। द जर्मन चीफ केजर विलियम वॉज द अदर ओरिजिनेटेड ऑफ नेशनलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, ठीक है। तो हमारे जो जर्मन चीफ थे केजर विलियम, वो एक्चुअली ओरिजिनेटेड थे इस चीज़ के, नेशनलिज्म के और कॉलोनियलिज्म के। ही वॉज ओवर एम्बिशियस एंड बिलीव्ड इन वर्ल्ड लीडरशिप। वो चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड पे हमारा दबदबा हो, राज हो। ही वॉन्टेड टू गेट थिंग्स डन अकॉर्डिंग टू हिज विल विद द हेल्प ऑफ हिज ग्रैंड मिलिट्री पावर। और वो चाहता था कि मैं जो चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड पे राज करना चाहता हूँ, और उसके वो मिलिट्री पावर की हेल्प से करना चाहता था। द फीलिंग ऑफ वॉर स्प्रेड अक्रॉस अदर नेशंस एज इन जर्मनी एंड दिस हैड रिजल्टेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो एक तरह जैसे जर्मनी के अंदर फीलिंग ऑफ वॉर आ चुका था, वैसे दूसरे नेशंस के अंदर भी ये फीलिंग आ चुकी थी। रोल ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़ आपको बहुत भड़काता है, ठीक है। उस समय जो मेन रोल निभाया वो न्यूज़पेपर का ही था। न्यूज़पेपर्स जो थे वो लोगों को प्रोवोक कर रहे थे, उकसा रहे थे, ठीक है। The newspapers of the European nations aroused so much of hatred among people with their mutual, derogatory, provocative, exaggerated and false write-ups by spitting venom against rival nations that the rulers of the respective nations could not even make efforts for establishing peace and harmony. तो जो यूरोपियन नेशंस के न्यूज़पेपर थे, उन्होंने लोगों को इस तरह भड़काया, उनके मन में नफ़रत डाल दी दूसरे देशों के खिलाफ, और पूरा का पूरा जो भी न्यूज़पेपर में जो स्क्रिप्ट आता था वो सारा का सारा फॉल्स था, गलत था। सिर्फ वो जहर ही उगल रहे थे न्यूज़पेपर्स दूसरे नेशंस के लिए, ठीक है। अब आपको अगर ये दिखाया जाए न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में ऐसा आए कि आपके देशवासियों के साथ दूसरे देश के लोगों ने कुछ ऐसा किया, कुछ गलत किया, तो आपको क्या होगा, आपको गुस्सा आएगा कि हमारे देश के लोगों के साथ ऐसा किया, ये किया। तो लेकिन वो जो भी न्यूज़पेपर में आ रहा था वो सब गलत था। Then philosophy about war. See, the policy of war is welfare took root in Europe. अब यहाँ पे क्या था कि फिलोसॉफी मतलब सोच, हम काफ़ी बार मस्ती मजाक में बोलते हैं ना, तेरी फिलोसॉफी बंद कर भाई, मतलब तेरा ज्ञान बांटना बंद कर। तो लोगों के मन में एक फिलोसॉफी आ चुकी थी, मतलब एक थॉट आ चुका था कि वॉर ही वेलफेयर है, जब तक वॉर नहीं होगा तब तक लोगों का भला नहीं होने वाला है। The German writer Trotsky published maxims like only the mighty deserve to live. तो जर्मन राइटर जो ट्रॉट्स्की थे वो लिख रहे थे, वो एक तरह से बोलते हैं ना, वचन दे रहे थे, बता रहे थे कि जो माइटी है, जो ताकतवर है, माइटी का मतलब होता है जो ताकतवर है, उसी को अधिकार है जीने का। एंड वॉर अलोन इज़ द नेशनल नीड। और हमारे नेशन को नीड क्या है, वॉर की ज़रूरत है, वॉर के बिना कुछ होना नहीं है। और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो तुम्हारे हिसाब से कुछ और होगा, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है नीचे, नीचे या नीचा, ये प्रोनाउंसिएशन यही है इसका, ठीक है।
ये भी कौन थे? एक जर्मन राइटर थे, एक्सप्रेस्ड वॉर एज अ सेक्रेड वर्क। और ये जो नीचे थे वो भी एक जर्मन राइटर थे, वो वॉर को क्या बोल रहे थे पता है? पवित्र काम, सेक्रेड वर्क। आज प्रसाद को क्या बोलते हैं पता है? सेक्रेड फूड, होली फूड। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, तो उसको पवित्र काम मानते थे। द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हिज वाइफ वॉज assassinated by being shot at by a member of सर्बियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हैंड। तो बोला गया है जो ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के जो प्रिंस थे और उनकी जो वाइफ थी, उनको एसेसिनेटेड मतलब उनको धोखे से मार देना, उनको शॉट कर दिया गया, उनको शूट कर दिया गया। किसने? एक सर्बियन टेररिस्ट थे, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी सर्बियन टेररिस्ट की जिसका नाम था ब्लैक हैंड। तो मतलब एक तरह से सर्बियन टेररिस्ट ने जो ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे और उनकी वाइफ थी उनको धोखे से मार दिया। ऑस्ट्रिया ब्लेम सर्बिया फॉर द इन्वॉल्वमेंट इन द एक्ट एंड गेव एन अल्टीमेटम टू हैंड ओवर द कल्प्रिट टू ऑस्ट्रिया विद इन 48 आवर्स। ठीक है, ऑस्ट्रिया ने, देखो सर्बिया के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी लेकिन सर्बिया का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन क्योंकि वो वहाँ से थी ऑर्गेनाइजेशन तो सर्बिया को डायरेक्टली वॉर्न कर दिया गया, ब्लेम कर दिया, तेरी वजह से हुआ ये सब। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो ब्लैक हैंड है ये हमको 48 आवर्स में, 2 दिन के अंदर चाहिए। एक अल्टीमेटम दे दिया, अल्टीमेटम मतलब लास्ट टाइम दे दिया, इतने में चाहिए भाई। सर्बिया ने इग्नोर किया, ऑस्ट्रेलिया ना अटैक कर, और मतलब ऑस्ट्रिया ने अटैक कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? सर्बिया डिक्लेयर्ड इट्स इग्नोरेंस इन द मैटर। Without listening to anything from Serbia, Austria declared war on Serbia. The First World War had begun with. तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे, मतलब राजा के बेटे, और उनकी जो वाइफ थी, उनको धोखे से सर्बिया के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने, ब्लैक हैंड उनका नाम था, ब्लैक हैंड, उन्होंने मार दिया, शूट कर दिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया ने ब्लेम कर दिया सर्बिया को कि भाई तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ, मुझे 48 आवर्स के अंदर वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। सर्बिया ने उसको लाइटली लिया, इग्नोर कर दिया, और ऑस्ट्रिया ने बिना सोचे समझे, बिना सुने, सर्बिया की कोई बात ही नहीं सुनी और वॉर डिक्लेयर कर दिया, और वहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। आइए समझ में। नाउ सी गाइस, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 24 nations supported the allied nations and 4 nations supported the Axis nations. Axis nations मतलब जर्मनी वगैरह, ठीक है। क्या ये 2 ग्रुप्स बनाए थे, अलाइड और एक्सिस में। एक्सिस वगैरह क्या है? जर्मनी वगैरह आता है, ग्रुप था, और इसमें रशिया, इंग्लैंड वगैरह, जापान वगैरह वो आ रहे थे, ठीक है, ये ग्रुप के नाम थे। ठीक है, तो टोटल 24 नेशंस ने किसको सपोर्ट किया? अलाइड नेशंस को, और एक्सिस नेशंस को 4 नेशंस ने सपोर्ट किया। इनिशियली जर्मनी मेड नोट वर्दी विक्ट्रीज इन यूरोप, इट रूइंड द फ्रेंच आर्मी। तो क्या हुआ? जर्मनी का इनिशियली दबदबा चल रहा था यूरोप में, वो जीत रहा था, विक्ट्रीज उसकी हो रही थी, और उसने फ्रेंच आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया। रूइंड मतलब डिस्ट्रॉय। It fought many submarine wars and destroyed the ships of the allied nation. तो जर्मनी कहाँ का था? एक्सिस नेशन का था, ठीक है। उसने एलाइड नेशंस के बहुत सारे सबमरीन पता है? वो मूवी देखी थी गाजी अटैक, उसमें सबमरीन अच्छे से आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सबमरीन जो जहाज पानी के अंदर चलता है, जो नेवी वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबमरीन जो है, जो जर्मनी थी, उन्होंने फ्रेंच के जो एलाइड नेशंस हैं उनके बहुत सारे सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है, शिप्स को। मैनी सोल्जर्स एंड सिविलियंस डाइड बिकॉज ऑफ टैंक्स एंड पॉइजनस गैसेस। बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ हो गई। 1917 में द रशियन रेवोल्यूशन स्टार्टेड। सो रशिया विड्रू फ्रॉम द वॉर, ठीक है। रशियन रेवोल्यूशन आया, मतलब रशिया में बदलाव आया। अब रशिया आगे बिजनेस करना चाहता है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह बहुत सारी आ गई। रशिया ने वॉर में से विड्रू कर दिया। विड्रू का मतलब होता है विड्रॉ करना, विड्रॉ मतलब पीछे हट जाना, मुझे वॉर नहीं करनी है। जर्मनी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम, ठीक है, जर्मनी का दबदबा चलता था भाई। इट मैनेज टू ड्राउन एन अमेरिकन स्टीमर ल्यूसिटानिया इन विच 147 अमेरिकन सोल्जर्स डाइड।
तो जर्मनी का एकदम दबदबा चल रहा था, जर्मनी बहुत स्ट्रांग थी। उसने अमेरिका का एक स्टीमर था, जहाज था ल्यूसिटानिया नाम का, उसको डुबा दिया, ड्राउन कर दिया, मतलब उसको डुबा दिया, और जिसमें 147 यात्री थे, लोग थे, स्टीमर्स थे, ठीक है। 147 जो थे अमेरिकन सोल्जर्स थे जिनकी डेथ हो गई। कॉन्सिक्वेंटली अमेरिका ज्वाइन द एलाइड नेशंस फॉर द वॉर। अब देखो ये किसने किया था, जर्मनी ने किया था। किसके साथ किया, अमेरिका के साथ। और जर्मनी मतलब एक्सिस नेशन, ठीक है। तो अमेरिका ने क्या किया, एलाइड नेशन को सपोर्ट किया, उसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली अमेरिका ज्वाइन द एलाइड नेशंस फॉर द वॉर इन अप्रैल 1917 विथ दैट countries like Panama, Greece, Cuba, China and CM joined the Allied nations. Thus the Allied nations became stronger. German army could not withstand the American troops. अब जर्मन आर्मी जो है वो अमेरिकन ट्रूप्स के सामने खड़ा, विथस्टैंड का मतलब उनके सामने टिक नहीं पाया। द होल पोजीशन ऑफ द वॉर चेंज। कहाँ जर्मनी स्ट्रॉन्गर था, कहाँ जर्मन सोल्जर्स, ट्रूप्स वगैरह जो जर्मन के ग्रुप्स थे वो अमेरिका के सामने अब टिक नहीं पाए। Bulgaria in September 1918, Turkey and Austria in October 1918 joined the Allied nations. The German leader Kaiser abdicated his position and ran away. जो जर्मन लीडर थे केजर, ठीक है, abdicated मतलब त्याग देना, sacrifice करना, वो अपनी पोजीशन से पीछे हट गए, त्याग दिया उन्होंने अपनी पोजीशन और वो भाग गए। Germany surrendered to Allied nations on 11th November and signed a ceasefire treaty and the war came to an। तो जर्मनी ने अपने घुटने टेक दिए, सरेंडर का मतलब होता है घुटने टेक दिए, हार मान लेना। किसके सामने, एलाइड नेशंस के सामने ऑन 11th नवंबर, और उन्होंने एक सीज फायर ट्रीटी साइन कर दी और वॉर खत्म हो गई। समझ में आया? ओके।